नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये जो हमारे रचनाएँ हैं, अब रचनाएँ तो देखो पूरी हो नहीं सकती क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो सभी रचनाओं के हम लोग जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। साथियों, मैंने लगभग 7 से 8 रचनाओं के क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए थे और 7 से 8 रचनाएँ भी मैंने आपको पढ़ा दी थी। तो ये लोभ और प्रीति के क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को सारी रचनाओं के करवा देता हूँ। तो साथियों, आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए साथियों, ये आपकी ही राय है। और आपने बोला है कि सर अब रचनाएँ तो पढ़ने का टाइम इतना रहा नहीं है और इतना आप करा भी नहीं पाओगे, तो ऐसा कीजिए कि क्वेश्चन क्वेश्चन करा दो, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात आपने सलाह भी दी और अच्छी बात है कि आपने सराहना करी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर रचनाओं से संबंधित सारे प्रश्न देख लेते हैं। जो भी रचनाओं से संबंधित प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। आज जो हम लोग देख रहे हैं, ये रचना जो है लोभ और प्रीति वाला निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके सारे प्रश्न आज मैं करवा दूंगा, जितने भी प्रश्न मेरे पास हैं। उसके बाद में फिर हम अगले को ले लेंगे। पहले जो करवा दिया वो तो आप देख ही रहे होंगे। उनके सारे प्रश्न और सारे टॉपिक जो है मैंने करवा दिए हैं साथियों। तो आप एक बार जरूर देखिएगा चैनल पर, और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए बहुत तगड़ा मैंने जो है स्पेशल कोर्स भी निकाला है 2025 आरपीएससी के लिए, जो सेकंड ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड है। आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत प्यारा कोर्स है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा साथियों, टेस्ट सीरीज भी मैंने यहाँ पर लॉन्च करी है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। परिणाम के नाम से मैं बताऊंगा अभी लास्ट में, ठीक है ना। चलिए पहले पढ़ लेते हैं यार। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। लोभ और प्रीति निबंध में उक्त जो उद्गार है वो लक्ष्य है। उक्त उद्गार का क्या लक्ष्य है साथियों? यहाँ पर लोभी की बात कही गई। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। लोभ और प्रीति निबंध के उक्त उद्गार का क्या लक्ष्य है? तो यहाँ पर लोभी वाली बात यहाँ पर आ रही है साथियों। और ये प्रश्न आया भी हुआ है 22 दिसंबर 2012 की परीक्षा में। ये तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। लोभ और प्रीति निबंध में उक्त उद्गार का लक्ष्य क्या है? वो लोभी से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर, जल्दी जल्दी स्पीड से, आपको भी प्रैक्टिस करना ही है। शुक्ल जी के निबंध लोभ और प्रीति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब इनमें से हमें गलत कथन की ओर आगे बढ़ना है। देखो, शुक्ल जी का जो निबंध है लोभ और प्रीति के संबंध में, शुक्ल जी का कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? साथियों, ये पूरा का पूरा लोभ और प्रीति जो है मैंने आपको करवा दिया था। अब आज हम लोग जो है इसके प्रश्न कर रहे हैं साथियों। चलिए इसके प्रश्नों की ओर अच्छे से बढ़ रहे हैं। और प्रश्नों में जो है सेकंड नंबर का प्रश्न हमारा चल रहा है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत मेरे को लगता नहीं है हो रही होगी। चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है, शुक्ल जी के निबंध लोभ और प्रीति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? लोभ सामान्य उन्मुख होता है। लोभ क्या होता है? सामान्य उन्मुख होता है, बिल्कुल सही बात है। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। ये भी सही है साथियों, ठीक है। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता है, सही है। प्रेम जगत उन्मुख होता है, प्रेम जगत उन्मुख नहीं होता है साथियों। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है 2019 में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है मित्रों। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है? शुक्ल जी के अनुसार लोभ का प्रथम संवेदनात्मक जो अव्यय है वो क्या है? किसी वस्तु की बहुत अधिक आवश्यकता, किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना। तो यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अव्यय क्या होता है? किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना लोभ का पहला संवेदनात्मक अवयव होता है साथियों। अगला प्रश्न है, लोभ और प्रीति निबंध के लेखक यहाँ पर किसको माना गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोभ और प्रीति निबंध कैसा है? लोभ और प्रीति जो निबंध है वो एक विचारात्मक निबंध है, ये हमने पढ़ा है। लोभ और प्रीति निबंध कैसा है? विचारात्मक निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोभ के कितने विषय माने थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोभ के कितने विषय माने हैं? 2 विषय माने हैं साथियों, ठीक है। सारा का सारा निबंध हमने पढ़ लिया है, बस स्पीड के साथ हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं साथियों। चलिए
अब अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 7वें नंबर का प्रश्न है, देखिएगा। यदि यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाओ, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति को ही पढ़ रहे हैं। तो यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त होना पड़ेगा तुम्हें। तो किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निम्न में से लोभ का सामान्य विषय इनमें से नहीं है। तो विशेष प्रिंट का कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घर। तो साथियों, जब विशेष प्रिंट का जो कपड़ा होगा ना, उसके ऊपर ज्यादातर आपकी नजरें होगी, क्योंकि अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घर तो सारी बातें होगी, लेकिन एक विशेष वाली बात जहां पर आ जाएगी तो आपका दिमाग ठनक जाएगा, नहीं यार मेरे को तो यही चाहिए। अगला प्रश्न है, लोभ और प्रीति निबंध में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो लोभ और प्रीति जो निबंध है साथियों, उसमें समास शैली और व्यास शैली दोनों का प्रयोग हुआ है। कौन सी शैली? समास शैली और व्यास शैली का प्रयोग लोभ और प्रीति निबंध के अंतर्गत हुआ है साथियों। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 10वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 10वें नंबर का प्रश्न कहता है, लोभ के प्रतिषेधात्मक रूप का क्या अर्थ है? तो लोभ के प्रतिषेधात्मक रूप का क्या अर्थ है? जो विशिष्ट हो, जो सामान्य हो, जो सद्भाव को जन्म दे, जो विरोध को जन्म दे। तो साथियों यहाँ पर लोभ का जो प्रतिषेधात्मक मतलब विरोध करना, उसको निषेध करना, तो जो विरोध को जन्म दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका रूप जो है, सामान्य रूप या अर्थ क्या होगा? जो विरोध को जन्म दे। अगला प्रश्न है, योगी का संयम किस लिए होता है? जन कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए, प्रीति के लिए, या और सब साफ आप सब देख रहे होंगे कि जो योगी होते हैं उनका किस लिए उसका समय जो है, योगी का जो संयम है वो किस लिए होता है? वो जन कल्याण के लिए भी होता है और स्व कल्याण के लिए भी होता है। भाई दूसरों की भी सोचता है और स्वयं की भी सोचता है यहाँ पर। तो लोभ और प्रीति में जो योगी का संयम बताया गया है वो दोनों के लिए बताया गया है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, सबकी टकटकी टके की ओर लग गई, इस पंक्ति का सही अर्थ क्या होगा? सबकी टकटकी टके की ओर लग गई, इसका अर्थ क्या है? सबके लिए धन महत्वपूर्ण हो गया। सबके लिए धन क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। साथियों बहुत प्यारे क्वेश्चन है और मैं तो कहता हूं इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ लो। कोटा ऑनलाइन क्लासेस पर जितनी भी रचनाएं करवाई गई है और उनके क्वेश्चन करवाए गए हैं ना, ढंग से पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वादा है मेरा। और टेस्ट सीरीज है परिणाम के नाम से और टारगेट के नाम से, दोनों ही टेस्ट सीरीज में से आपको कोई सी भी लेनी, जरूर ऐप को डाउनलोड करके आप ले लेना और प्रैक्टिस करो दबा करके। मैं कह रहा हूं बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन, ठीक है ना? अब विश्वास तो आपको ही करना पड़ेगा भाई। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, वो क्या कहता है? शुक्ल जी के अनुसार दूसरों को अपनी ओर द्रवित करने वाली हृदय की कोमल वृत्तियां हैं। शुक्ल जी के अनुसार दूसरों को अपनी ओर द्रवित करने वाली हृदय की जो कोमल वृत्तियां बताई गई है वो बताई गई है करुणा और प्रेम। करुणा और प्रेम। आचार्य शुक्ल 14 नंबर प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार अनन्य लोभ की पहचान क्या नहीं है? अब अनन्य लोभ की पहचान इनमें से क्या नहीं है? प्राप्ति के प्रबल इच्छा अनन्य लोभ है, आसक्ति की अधिकता, आसक्त बहुत ज्यादा हो जाना, रक्षा का भाव होना, अन्य का त्याग होना। हम लोग अन्य यानी कि दूसरे का त्याग यहाँ पर नहीं करते हैं, तो ये वाली बात यहाँ पर लागू होती है। अगला प्रश्न है, लोभ की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है लोभ की परिभाषा के विषय में? साथियों देखिएगा, लोभ एक मन स्थिति है, लोभ एक मन स्थिति है, ये पूछ रहा है सत्य नहीं है। ये क्या पूछ रहा है? सत्य इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसको ध्यान देना, नहीं के ऊपर ध्यान देना, हर प्रश्न में आता ही है। लोभ एक मन स्थिति है, लोभ का संबंध किसी वस्तु से है जो सुख देने वाली है, ये तो कन्फर्म है। ये स्थिति लोभ से संबंधित वस्तु की कमी के कारण होती है, उस वस्तु को पाने की इच्छा करता है। तो यहाँ पर मन स्थिति वाली जो बात है ना, ये साथियों सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है हमारे यहाँ पर 16 नंबर का। आचार्य शुक्ल ने लोभ के किस रूप को धन्य और पूज्य कहा है? आचार्य शुक्ल ने लोभ के किस रूप को धन्य और पूज्य कहा है साथियों? यहाँ पर जिसमें अविरोध और सद्भाव हो, जिसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए और सद्भावना होनी चाहिए साथियों, इसे ही जो है आचार्य शुक्ल ने जो है धन्य और पूज्य कहा है। लोभ के इस रूप को धन्य और पूज्य कहा है जिसमें अविरोध हो और जिसमें सद्भाव हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न।
ठीक है, देखिए साथियों 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 17 नंबर का प्रश्न, 17 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने और ये कहता है आचार्य शुक्ल के अनुसार भारतीय प्रबंध काव्यों की जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या रही है। भारतीय प्रबंध काव्यों की जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या रही है। पांडित्य प्रदर्शन की, युद्ध वर्णन एवं शक्ति प्रदर्शन की, एकांतिक और लोक बाह्य प्रेम की, लोक जीवन के संश्लिष्ट प्रेम के वर्णन की। तो साथियों द ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोक जीवन के संश्लिष्ट प्रेम की वर्णन की रही है। अगला प्रश्न है घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेम, यानी कि घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेम और किस प्रकार के लोभ के दर्शन होते हैं यहाँ पर साथियों। तो यहाँ पर विरोध शून्य दर्शन होते हैं। कौन से लोभ के दर्शन होते हैं, विरोध शून्य लोभ के यहाँ पर दर्शन होते हैं साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है, लोभ और प्रीति निबंध में गोपियों के प्रेम को कैसा बताया गया है। तो यहाँ पर जो गोपियों का प्रेम बताया गया है वो अनन्य प्रेम है, एकांतिक प्रेम है, एक निष्ठ प्रेम है। तो साथियों यहाँ पर तीनों ही तरह का प्रेम जो है लोभ और प्रीति निबंध में गोपियों के प्रेम को बताया गया है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन से लोग विरोध से परे होते हैं। कौन से लोग होते हैं जो विरोध से परे होते हैं, वो होते हैं सभी को समभाव से देखने वाले लोग। सभी को समभाव से देखने वाले लोग जो होते हैं साथियों वो विरोध से परे होते हैं। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है साथियों, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, पेपर देने जा रहे हो ना तो ढंग से प्रैक्टिस करके जाओ। अगला है लेखक ने किन गुणों के संदर्भ में लोभी को धन्य कहा है। कौन से गुणों के संदर्भ में लोभी को धन्य कहा है। अक्रोध, इंद्रिय निग्रह, मान और अपमान समता। तो तीनों ही है, अक्रोध, इंद्रिय निग्रह, मान और अपमान समता उपयुक्त सभी के लिए बताया गया है। अगला प्रश्न है लोभ और प्रीति निबंध में लोक के कंटक किन्हें कहा गया है। लोक के कंटक किनको कहा गया है, जो संभावी का विरोध करें, जो संभावी का विरोध करें उसको लोक के कंटक, लोक का कंटक कहा जाता है साथियों उसको। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 23 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पारसी साहित्य के कैसे सिद्धांत थे। पांडित्य प्रदर्शन के, युद्ध वर्णन एवं शक्ति प्रदर्शन के, एकांतिक और लोक बाह्य प्रेम के। तो साथियों यहाँ पर जो पारसी साहित्य के कैसे सिद्धांत है तो वो सिद्धांत एकांतिक और लोक बाह्य प्रेम सिद्धांत बताए गए हैं। अगला प्रश्न है लोभी को किन अवगुणों ने कारण लेखक, किन अवगुणों के कारण लेखक ने धिक्कारा है। लोभी को किन अवगुणों के कारण लेखक ने धिक्कारा है। लोभ और प्रीति निबंध के आधार पर आपको बताना है। निष्ठुरता बिल्कुल इसमें देखने को मिली है, निर्लज्जता मिली है, अविवेक मिला है साथियों। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आएगा। इस प्रश्न को ध्यान दे लेना, वीआईपी प्रश्न है भाई ये। लोभी को किन अवगुणों ने, किन अवगुणों के कारण लेखक ने धिक्कारा है। लोभ और प्रीति निबंध के आधार पर निष्ठुरता देखने को मिली है, निर्लज्जता देखने को मिली है, अविवेक वाली बात देखने को मिली है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 25 नंबर का प्रश्न है भक्ति काव्य का उदाहरण देकर आचार्य शुक्ल ने किसे श्रेष्ठ बताया। भक्ति और काव्य का उदाहरण देकर आचार्य शुक्ल ने किसे श्रेष्ठ बताया साथियों, एकांतिक प्रेम को श्रेष्ठ माना है। किसको श्रेष्ठ माना है, एकांतिक प्रेम को श्रेष्ठ माना है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है 26 नंबर का। देखो बहुत प्यारे प्रश्न है, इनको पढ़ लेना और इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। टेस्ट सीरीज कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज परिणाम के नाम से या टारगेट नाम से आप ज्वाइन कर लेना। और अगले आप पेपर दे रहे हो 2025 में अगर पेपर देते हो, मैं तो कह रहा हूँ सिलेक्शन इसी में हो जाए, देते हो तो साथियों सेकंड ग्रेड का स्पेशल कोर्स है, उसे आप जरूर ज्वाइन करो। बहुत ही सस्ता सबसे प्यारा कोर्स निकाला है। चलिए अगला बात, तुम्हारा तप अनुकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विग्रहणीय है, तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। आचार्य शुक्ल ने ये शब्द किसके लिए कहे हैं साथियों, ये शब्द लोभी के लिए कहे हैं। याद रखना इस प्रश्न को। तुम्हारा तप अनुकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय और निग्रहणीय है, तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। आचार्य शुक्ल ने यह शब्द किसके लिए कहा है, लोभी के लिए कहा है साथियों। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार देश प्रेम के लिए
क्या अनिवार्य है? आचार्य शुक्ल के अनुसार देश प्रेम के लिए देश की प्रकृति से प्रेम करना सबसे मेन है और यह अनिवार्य माना भी गया है। चलिए अगला प्रश्न आता है 28 नंबर का प्रश्न। लोभ है, लोभ है, निबंध के आधार पर बताइए। लोभ क्या है? निबंध के आधार पर आपको बताना है। तो लोभ एक वस्तुपरक है। लोभ क्या है? वस्तुपरक है। अगला प्रश्न है किसके प्रभाव से कायर बहादुर की उपाधि पा सकता है? धन के प्रभाव से जो कायर व्यक्ति है वो भी बहादुर की उपाधि पा सकता है साथियों। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार स्थूल रूप से उद्धत लोभ के दो उग्र लक्षण कहे जा सकते हैं और वो लक्षण कौन कौन से हैं? असंतोष तथा अन्य वृत्तियों का दमन करना। असंतोष तथा अन्य वृत्तियों का दमन करना। बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर का। विश्वामित्र किसकी एक गाय के बदले बहुत सी गायें देने को तैयार हो गए थे? यहाँ पर बताइए। वशिष्ठ की गाय। कौन सी गाय थी? वशिष्ठ की गाय थी साथियों। एक गाय के बदले बहुत सारी गायें देने के लिए वो तैयार हो गए थे। फिर अगला प्रश्न आता है किसी स्त्री या पुरुष के रूप की तारीफ सुनते ही पहला भाव क्या उत्पन्न होता है? किसी स्त्री या पुरुष के रूप की तारीफ सुनते ही पहला भाव क्या उत्पन्न होता है? लोभ का भाव यहाँ पर उत्पन्न होता है साथियों। किसका भाव उत्पन्न होता है? लोभ का भाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है नवाब साहब को किसका एल्बम पसंद आया था? तो नवाब साहब को बाबू हरीशचंद्र का एल्बम पसंद आया था। किसका? बाबू हरीशचंद्र का। साथ कोई क्वेश्चन अगर मेरे से गलत हो जाता है और हो सकता है, देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पीड के साथ फ्लो के साथ पढ़ा जाता है और मैं चाहता हूं कि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड रखता हूं साथियों। क्योंकि ऐसा नहीं बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीजें मेरे को पसंद भी नहीं आती और आपका टाइम खराब करना मेरा अधिकार भी नहीं है साथियों। तो जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, सर इसका ऑप्शन ये, इसका आंसर ये होगा, तो इस तरह से आपका कमेंट आ जाना चाहिए मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न सारे बहुत अच्छे हैं, आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करना। लोभ जो है, लोभ कब लोलुपता में बदल जाता है? लोभ कब जो है लोलुपता में बदल जाता है? जब वस्तु की प्राप्ति या उसके उपभोग से भी मन तृप्त नहीं होता तो लोभ किस में बदल जाता है? लोलुपता में बदल जाता है साथियों। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखो 35 नंबर का प्रश्न है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप सारे प्रश्न जरूर पढ़ना। लुटेरे या डाकू दलबद्ध होकर काम करते हैं, इसका एक कारण क्या है? इसका एक कारण क्या है? इसका एक कारण है एक ही वस्तु का सभी को लोभ होता है। इसलिए एक ही वस्तु का सभी को लोभ होता है, इसलिए लुटेरे या डाकू जो है दलबद्ध होकर के क्या करते हैं? काम करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रेम करने वाले हिसाब किताब नहीं रखते हैं, सत्य है। प्रेम करने वाले भाड़े पर मिल सकते हैं, यार भाड़े पे थोड़ी मिलेंगे प्रेम करने वाले, ये तो गलत है भैया, ये यहाँ पर मामला गलत है, तो ठीक है ना, ब ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर मिल जाते हैं उपयुक्त सभी, तो ये तो सारे हैं, लेकिन ब ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है 37 नंबर का प्रश्न और ये प्रश्न क्या कहता है? देखो, राजधर्म आचार्य धर्म वीर धर्म सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टका धर्म हो गए। इस पंक्ति का यहाँ पर क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है साथियों धन को सर्वाधिक महत्व हम लोगों ने दे दिया है। तो इस पंक्ति का आशय यही है कि धन को हमने सर्वाधिक महत्व दे दिया है। अगला प्रश्न आता है अखिल जीवन की एकता पथ का द्वार क्या है? अखिल जीवन की एकता पथ का द्वार किसको बताया गया है? दो हृदयों की अभिन्नता। दो हृदयों की अभिन्नता को जो है अखिल जीवन की एकता पथ का द्वार बताया गया है मित्रों, याद रखना भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। मोटे आदमियों तुम जरा सा दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। इस पंक्ति में निहित व्यंग्य किससे संबंधित है? तो ये पूंजीपतियों से संबंधित व्यंग्य इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है जिनके साथ रहने की हमें आदत हो जाती है उनके प्रति कैसा भाव हो जाता है? उनके प्रति राग और लोभ का भाव हमें यहाँ पर हो जाता है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
अगला प्रश्न है, लोभ और प्रीति निबंध में वर्णित भक्ति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? भक्ति के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य बताया गया है? भक्ति में जगत के बीच हृदय का सम्यक प्रसार होता है, राइट। भक्ति में समस्त चराचर जगत समाहित हो जाता है, राइट। भक्ति राग की दिव्य भूमि है, ये भी राइट। इसका मतलब सारे इसमें राइट हैं। अगला प्रश्न है, कर्म का विकट क्षेत्र किसको माना जाता है? युद्ध के क्षेत्र को कर्म का विकट क्षेत्र माना जाता है साथियों। अगला प्रश्न आता है, परचना, परचना जो है किस शब्द से निकलता है? परचना जो है साथियों वो है परिचय शब्द से निकलता है। किससे निकलता है? परिचय शब्द से निकलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। थोड़ी स्पीड मैंने बढ़ा रखी है और स्पीड से ही हमें काम करना है ताकि हमारा टाइम खराब नहीं हो और हम लोग जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कर पाए। अगला प्रश्न आता है, व्यक्ति का लोभ वस्तु के लोभ की तुलना में विलक्षण क्यों बताया गया है? व्यक्ति का लोभ जो है, व्यक्ति का लोभ वस्तु के लोभ की तुलना में विलक्षण क्यों बताया गया है? विरोधहीनता के कारण, संतुष्ट के कारण, एकांतिक प्रेम के कारण, दोनों पक्षों में मनस तत्व के विधान के कारण। तो दोनों पक्षों की बात आएगी साथ इसमें, क्योंकि व्यक्ति का लोभ और वस्तु के लोभ की तुलना करी गई है। तो दोनों पक्षों में मनस तत्व के विधान के कारण न उन्हें मक्खी चूसने में घृणा होती है, न रक्त चूसने में दया। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, न उन्हें मक्खी चूसने में घृणा होती है, न रक्त चूसने में दया। इस कथन में किन लोगों की ओर संकेत किया गया है? इस कथन में साथियों लोभी व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है, याद रखना इस कथन को। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, आचार्य शुक्ल ने कच्चा लोभी किसे कहा है? आचार्य शुक्ल ने कच्चा लोभी, जो लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाए उसको कच्चा लोभी बताया गया है। जो लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाए उसे क्या कहा है? कच्चा लोभी कहा है साथियों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है 47 नंबर का प्रश्न, क्या कहता है यहाँ पर, देश के स्वरूप से अनजान रहने में अपनी बड़ी शान कौन समझते हैं? देश के स्वरूप से अनजान रहने में अपनी बड़ी शान कौन समझते हैं? अधिक पढ़े लिखे लोग, बाबू लोग। सबसे ज्यादा किसको बताया गया है? बाबू लोगों के ऊपर ये तंग कसा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोभियों के दमन की तुलना किससे की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोभियों के दमन की तुलना किससे की है? योगियों से की है साथियों। किससे की है? योगियों से। अगला प्रश्न है, साधारण बोलचाल की भाषा में किसी वस्तु के प्रति मन की ललक क्या होती है? वो होती है लोभ। साधारण बोलचाल की भाषा में किसी वस्तु के प्रति जो मन की ललक बताई गई है उसे क्या नाम दिया जाता है? लोभ नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल किसको माना जाता है? हिंदी निबंध का जो उत्कर्ष काल है साथियों वो भारत हिंदू युग को ही माना, सॉरी, दिवेश आचार्य रामचंद्र या शुक्ल युग को माना जाता है साथियों। किसको माना जाता है? शुक्ल युग को माना जाता है। निबंधों में जहां पर बात आ जाती है वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे पहले आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, जो किसी के लिए नहीं जीते उनका जीना न जीना निर्जीव के बराबर है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध से लिया गया है साथियों? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोभ और प्रीति निबंध से ही लिया गया है, क्योंकि हम इसी को पढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोभ और प्रीति निबंध में आचार्य शुक्ल ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा यहाँ पर की है साथियों? असंतोष वाले लक्षण की बात यहाँ पर की है। लोभ और प्रीति निबंध में आचार्य शुक्ल ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? असंतोष वाले लक्षण की बात यहाँ पर की गई है साथियों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने वाले लोभ जब सात्विक रूप प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रीति कहा जाता है साथियों। अब ये लोभ और प्रीति वाले, लोभ का तो हमने पूरा पूरा जितने क्वेश्चन लोभ से थे सारे पढ़ लिए। अब प्रीति वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने वाला लोभ, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने वाला लोभ जब सात्विक रूप प्राप्त कर लेता है तो वो लोभ न होकर के वो क्या बन जाता है? प्रीति बन जाता है। तो यहाँ पर प्रीति वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मेरे मित्रों। चले आगे बात करते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है,
शुक्ल जी का लोभ और प्रीति निबंध किस निबंध संग्रह से संकलित किया गया है? यह क्वेश्चन तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको याद नहीं होगा। चिंतामणि निबंध संग्रह से संकलित किया गया है। किससे? चिंतामणि से संग्रहित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, देखो बहुत अच्छे प्रश्न है साथियों, इनको जरूर प्रैक्टिस करना और कोटा ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरे 2025 में जो वैकेंसी सेकंड ग्रेड की हम लोग सिस्टम वाइज जो है उसकी तैयारी करेंगे, इसलिए विश्वास बनाए रखें और चैनल से जरूर जुड़िए। मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, और अच्छा लगा है आपको तो जरूर कमेंट करना अगर आप देख रहे हो तो मित्रों। चलिए अगला प्रश्न आता है, देखो यहाँ पर प्रश्न 55 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी के किस शब्द का संबंध संस्कृत के प्रीति शब्द से है? किस शब्द का संबंध है जो संस्कृत के प्रीति शब्द से है? तो अफेयर शब्द होता है, सबको पता है। आचार्य शुक्ल ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती, भारतेंदु, नागरी प्रचारणी पत्रिका, नकुल। किस पत्रिका का संपादन किया था साथियों? नागरी प्रचारणी सभा या नागरी प्रचारणी पत्रिका का किया था साथियों। 57 नंबर, लोभ या प्रीति का जो आवश्यक अंग माना गया है वो क्या था? लोभ और प्रीति का जो आवश्यक अंग है साथियों वो है इच्छा। लोभ और प्रीति का आवश्यक अंग क्या माना गया है? इच्छा को माना गया है, याद रखना। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोभ के कौन से पक्ष माने हैं? लोभ के साथ दो पक्ष माने हैं, एक पक्ष तो होता है दुखात्मक और एक पक्ष होता है सुखात्मक। तो इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। लोभ और प्रीति के दो पक्ष हैं। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोभ के कितने पक्ष माने हैं? दो पक्ष, दुखात्मक और सुखात्मक। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, कैसा प्रेम धन्य है? लोभ और प्रीति निबंध के आधार पर बताइए। कैसा प्रेम है जो धन्य है? लोभ और प्रीति निबंध के आधार पर आपको बताना है साथियों। जो पूर्ण रूप से समर्पित हो, ये भी राइट है। जो जीवन में समरसता लाए, ये भी राइट है। जो निस्वार्थ हो, तो यहाँ पर साथियों उपयुक्त सभी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, अपने प्रति प्रेम बनाए रखने के लिए प्रेमी अपने प्रिय के मन में कौन सा भाव जगाता है? प्रेमी यहाँ पर अपने प्रिय के प्रति दया का भाव जगाता है साथियों। कि कौन सा भाव जगाता है? दया का भाव जगाता है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखना। प्रश्न अगला आ जाता है, यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है, देखो लोभ जब किसी विशेष वस्तु के प्रति होता है तब वह क्या कहलाता है? जब लोभ किसी विशेष वस्तु के प्रति होता है साथियों, तो वह जो है प्रीति कहलाता है। क्या कहलाता है? वो प्रीति कहलाता है, याद रखना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार हृदय की दो कोमल वृत्तियां कौन कौन सी हैं? कोमल वृत्तियां करुणा और प्रेम। लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार हृदय की दो कोमल वृत्तियां कौन कौन सी बताई गई है? करुणा और प्रेम। दो वृत्तियां जो बताई गई है करुणा और प्रेम को बताया गया है मित्रों। अगला प्रश्न है, स्थिति भेद से अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा के कितने भेद बताए गए हैं? स्थिति भेद से अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में जो इच्छा है उसके कितने भेद बताए गए साथियों? उसके दो भेद बताए गए हैं। कितने भेद? दो भेद बताए गए। अगला प्रश्न है, कष्ट से असंतुष्ट न होकर ग्रस्त के किस गुण को दर्शाया है? कष्ट से असंतुष्ट न होकर ग्रस्त के किस गुण को दर्शाया है या किस गुण को दर्शाता है? तो साथियों वो आलस्य गुण को दर्शाता है। किस गुण को? आलस्य गुण को यहाँ पर दर्शाता है। मित्रों अगर कोई क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाता है तो कमेंट जरूर कर देना भाई कि इस प्रश्न का आंसर ये होगा सर। प्रिय का सुख संतोष, प्रेमी का संतोष प्रेम किस दशा को व्यक्त करता है? प्रेम की उच्च दशा को साथियों। जो प्रिय का सुख है ना साथियों वो संतोष, और प्रेमी का जो संतोष है वो प्रेम की किस दशा को व्यक्त करता है? प्रेम की उच्च दशा को क्या करता है साथियों? वो व्यक्त करता है। तो याद रखना इस प्रश्न को, जबरदस्त प्रश्न है। चले आगे बढ़ते हैं इन्हीं प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 66 नंबर का प्रश्न है साथियों। बहुत प्यारे प्रश्न है यार, ऐसे प्रश्न मतलब मिल जाए ना मजा आ जाता है साथियों। देखिए अगला प्रश्न, तिलोत्तमा और जगत सिंह का विवाह करवाकर किसने अपने प्रेम का बलिदान दिया? तिलोत्तमा और जगत सिंह का विवाह करवाकर किसने अपने प्रेम का बलिदान दिया? लोभ और प्रीति निबंध के आधार पर आपको बताना है। किसने दिया था? आयशा ने दिया था। किसने? आयशा ने। अगला प्रश्न है, लोभ और प्रीति में कब परिवर्तित होता है? लोभ
प्रीति में कब परिवर्तित हो जाता है? विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो है साथियों लोभ होने पर, या विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर। आगे देखिए, स्थिति भेद से अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा के दो भेद बताए गए हैं। स्थिति भेद से अच्छे लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा के दो भेद बताए गए हैं। वो है वस्तु को पाने की इच्छा और पाने के बाद वस्तु को दूर न करने की इच्छा। दोनों के दोनों ही है साथियों। तो यहाँ पर स ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने निम्न में से किस तथ्य को पृथ्वी पर सुख शांति में सबसे बड़ा अवरोधक माना है? सुख शांति में सबसे बड़ा अवरोधक जो माना है वो है व्यापार उन्माद। व्यापार उन्माद को सबसे बड़ा अवरोधक माना है सुख शांति में। अगला प्रश्न आता है, वह कौन सा भाव है जिसकी व्यंजना हंसकर और रोकर भी की जाती है? वो भाव कौन सा है साथियों? वो प्रेम भाव है। हंसकर और रोकर दोनों तरह से इसको प्रकट किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोभ का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोभ का अंग नहीं है? किसी वस्तु का अच्छा लगना, किसी वस्तु को नष्ट करने की लालसा। तो किसी वस्तु को नष्ट करने की लालसा तो लोभ का अंग हो ही नहीं सकता साथियों। तो यहाँ पर ये ब ऑप्शन राइट हो जाए। ये भी राइट है। किसी वस्तु से आनंद प्राप्त करना, ये भी राइट है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा, ये भी राइट है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा प्रश्न है, वैसे आने के चांसेस पूरे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुक्ल जी ने अपनी संस्कृति के परिचय को किस प्रकार के लोगों के लिए लज्जा का विषय बताया है साथियों? बाबुओं के लिए लज्जा का विषय कहा है। चलिए अगला प्रश्न आता है, 73 नंबर का प्रश्न है। आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध लोभ और प्रीति में अपने लखनवी दोस्त के साथ किस ऐतिहासिक स्थल को देखने का वर्णन किया है? तो वो स्थल कौन सा था जो इसमें हमें बताया? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश की ओर बात करी गई थी। रुचि का अर्थ क्या होता है साथियों? यहाँ पर रुचि का जो अर्थ होता है किसी विशेष वस्तु के प्रति लोभ होना। यहाँ पर रुचि का अर्थ क्या बताया गया है? किसी विशेष वस्तु के प्रति क्या होना? लोभ होना। ये रुचि का मीनिंग होता है साथियों। चलिए 75 नंबर के प्रश्न की ओर देखते हैं। 75 नंबर का प्रश्न, भाई तगड़े प्रश्न है यार, बोला मजा आ गया भाई। पढ़ो इन प्रश्नों को, पढ़ना भाई। चलिए अगला प्रश्न है, क्रोध अधिक दिन टिका रहे तो वह रूप ले लेता है किसका? द्वेष और वेर का। क्रोध अगर अधिक दिन तक टिका रहता है तो वह रूप ले लेता है द्वेष और वेर का रूप ले लेता है। 76, आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध लोभ और प्रीति में हिसाब किताब की बात किसे नहीं माना? हिसाब किताब की बात किसे नहीं माना? प्रेम को नहीं माना है। 77, एक लोभ से दूसरे लोभ का निवारण होने पर लोभी में किस प्रकार का साहस उत्पन्न हो जाता है? त्याग का साहस उत्पन्न हो जाता है साथियों। उसमें किसका? त्याग का साहस उसमें उत्पन्न हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और 78 नंबर का प्रश्न है, देखो। आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध लोभ और प्रीति में देश के लिए लोभ और प्रीति में देश प्रेम के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा माना है? देश से परिचय। अनिवार्य तत्व कौन सा माना है? देश से परिचय। 79 नंबर का, जुगुप्सा अधिक दिन मन में रहे, यानी कि जुगुप्सा मतलब घृणा, अधिक दिन मन में रहे तो वह क्या रूप लेती है साथियों? वो घृणा या विरक्ति का रूप ले लेती है। अगला प्रश्न है 80 नंबर का, लोभ का प्रशस्त रूप निम्न में से कहां दिखाई देता है? लोभ का जो प्रशस्त रूप है साथियों वो उपयोगिता निरपेक्ष वस्तु की रक्षा की इच्छा में दिखाई देता है। याद रखना यहाँ पर उपयोगिता निरपेक्ष वस्तु की रक्षा में, वस्तु की रक्षा की इच्छा में दिखाई देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, मांगने पर न पाने वाला और न देने वाले दोनों को लोभी बताते हुए लोभ और प्रीति निबंध में किसके दोहे को उद्धृत यहां पर किया गया था? रहीम के दोहे को उद्धृत किया गया था साथियों। अगला प्रश्न है, लेखक आचार्य शुक्ल के अनुसार राजनीति का प्रधान अंग क्या हो गया है? तो राजनीति का जो प्रधान अंग हो गया है व्यापार नीति। अगला प्रश्न आता है, लोभ और सामान्य उन्मुख होता है। लोभ सामान्य उन्मुख होता है और प्रेम जो है विशेष उन्मुख होता है साथियों।
इस पंक्ति का आज से यहाँ पर क्या बताया गया है? तो इस पंक्ति का आज से बताया गया है साथियों, ये पंक्ति जबरदस्त पंक्ति है और बताया गया है लोभ सामान्य वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा है और प्रेम जो है विशिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा है साथियों। तो इसलिए ब ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आता है हमारा 84 नंबर का प्रश्न है। देखो 84 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार सुख या आनंद देने, आचार्य शुक्ल के अनुसार 84 नंबर का प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होती ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे लोभ कहा जाता है। याद रखना इस प्रश्न को, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, उसे क्या कहते हैं? लोभ कहते हैं साथियों उसको। अगला प्रश्न है, मोटे आदमियों तुम जरा सा दुबले हो जाते, अपने अंधे से सही सही तो न जाने कितनी टठरियों पर मांस चढ़ जाता। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? उपादान लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है साथियों। कौन सी? उपादान लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न आता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है उपासक, 86 नंबर का प्रश्न है। देखो, उपासक सब पत्थर के हो गए, ऐसा लेखक के अनुसार किस कारण से हुआ है? साथियों ऐसा लेखक के अनुसार पैसे के प्रभाव के कारण हुआ है। उपासक सब पत्थर के हो गए, ऐसा लेखक के अनुसार किस कारण से हुआ है? पैसे के प्रभाव के कारण बताया गया है साथियों। अगला प्रश्न आता है, लेखक को उनके मित्र ने महुआ का नाम लेने से क्यों मना किया था? महुआ का नाम लेने से क्यों मना किया था? लोग उनको देहाती न समझ ले, लोग उनको देहाती न समझ ले, इसलिए महुआ का नाम लेने से उसने मना किया था साथियों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, 88 नंबर का प्रश्न है। देखो 88 नंबर का जो प्रश्न है, शेष वृत्तियां कब कुंठित होती है? शेष वृत्तियां कब कुंठित होती है? जब धन का लोभ हो जाता है, जब धन का लोभ मानसिक व्याधि बन जाता है, तो सारी वृत्तियां क्या हो जाती है? कुंठित हो जाती है साथियों। जब धन का जो लोभ होता है वो मानसिक व्याधि बन जाता है साथियों, तो सारी वृत्तियां क्या हो जाती है? कुंठित हो जाती है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है यार। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य में सर्वाधिक ख्याति किस क्षेत्र में प्राप्त हुई थी साथियों? आलोचना या समीक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उनको जो ख्याति प्राप्त हुई थी वो आलोचना या समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ख्याति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न आता है, लोभ का निकृष्टतम रूप कौन सा होता है? लोभ का जो निकृष्टतम रूप होता है वो होता है बिना किसी उद्देश्य के धन एकत्रित करना। यह सबसे निकृष्टतम जो है लोभ का रूप होता है, बिना किसी उद्देश्य के धन को एकत्रित करना। यह सबसे बेकार बात होती है। कोई उद्देश्य नहीं है और आप धन को एकत्रित कर रहे हो तो कितनी गलत बात है साथी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार राजधर्म राजधर्म धर्म सब क्या हो गए हैं? आचार्य शुक्ल के अनुसार राजधर्म सब क्या हो गए हैं साथियों? सब टका धर्म बन गए हैं। सब क्या बन गए? सारे के सारे धर्म क्या बन गए? टका धर्म बन गए साथियों। ऐसा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। और अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है साथियों, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ना भाई, इन प्रश्नों को छोड़ना मत। मैं फिर कह रहा हूं, आचार्य शुक्ल ने लोभियों को कितने वर्गों में विभक्त किया है? आचार्य शुक्ल ने लोभियों को 4 भागों में बांटा है, 4 वर्गों में विभक्त किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम का जो प्रवर्तक है वो साथियों परिचय को और साहचर्य को दोनों को माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम का प्रवर्तक परिचय को और साहचर्य को दोनों को माना है साथियों। तो स ऑप्शन राइट हो जाएगा। 94 नंबर, लोभ और प्रीति में अंतर के संबंध में असत्य कथन कौन सा बताया गया है?
लोभ और प्रीति के अंतर के संबंध में जो असत्य कथन माना है साथियों, वो किसको बताया गया है? चलिए पढ़ते हैं। लोभ व्यक्ति के प्रति होता है और प्रीति वस्तु के प्रति होता है। लोभ बाहरी संपर्क से संतुष्ट होता है, जबकि प्रीति में आंतरिक संपर्क की भी इच्छा होती है साथियों। ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि लोभ व्यक्ति के प्रति होता है और प्रीति वस्तु के प्रति होती है, ऐसा नहीं होता। प्रेम किसी व्यक्ति के, जीवित व्यक्ति के प्रति होता है भाई, प्रेम, ठीक है ना। वस्तु के प्रति वाली बात तो लोभ हो सकता है वस्तु के प्रति, तो ये उल्टा दे दिया इन्होंने, तो ये वाला ऑप्शन ही आएगा, बाकी पढ़ने की आवश्यकता हमें है ही नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आता है 95 नंबर का प्रश्न है साथियों। तुल्य अनुराग की प्रतिष्ठा का क्या अर्थ है? तुल्य अनुराग की प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? प्रिय के हृदय में अपने हृदय के समान अनुराग की स्थापना करना। प्रिय के हृदय में अपने हृदय के समान अनुराग की स्थापना करना ही तुल्य अनुराग की प्रतिष्ठा का अर्थ माना गया है। तो साथियों आज हमने लोभ और प्रीति के जो है 95 क्वेश्चन किए हैं साथियों। मुझे तो ऐसा फील होता है कि इनसे बाहर नहीं जाएगा वैसे। और लोभ और प्रीति जो है साथियों मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आपके सारे जितने क्वेश्चन हैं। इसके बाद में जो अगला निबंध है उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कंप्लीट करेंगे साथियों, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो क्वेश्चन आंसर को हम लोग प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन, क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया होगा उन निबंध को, उन कहानियों को, तो अब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छा लगे तो जरूर निश्चित रूप से साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर जरूर कर देना। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना कि ठीक है सर आपने चलो शुरुआत तो करी वापस से। पहले तो मैं क्या है कि सोच रहा था चलो ठीक है यार कहानियों को वापस से क्या शुरू करें, मैंने तो ब्रह्मास्त्र वाले नोट शुरू कर रखे थे, और जो है शिक्षण विधियां सेकंड ग्रेड की शुरू कर रखी थी, वो चलेगी साथियों। अभी एक दिन छोड़ के एक दिन जो है सभी चीजें आती रहेगी। आज जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गए तो अगले अगले दिन फिर शिक्षण विधियों का आ जाएगा, फिर अगले दिन ब्रह्मास्त्र क्या आ जाएगा, फिर अगले दिन साथियों हिंदी साहित्य के जो है हम लोग पढ़ रहे थे वो चलेंगे साथियों ब्रह्मास्त्र वाले। और साथियों मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी बंदा अगर हिंदी साहित्य के नोट्स लेना चाहते हैं वो जरूर से जरूर हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाइए। अच्छे नोट्स हैं, ये देखिए भाग 1 और भाग 2, ये जो नोट्स हैं भाग 1 और भाग 2 के नोट्स हैं, हिंदी साहित्य के नोट्स हैं और काव्य शास्त्र के नोट्स हैं साथियों। सारे के सारे जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन है, पूरे के पूरे नोट्स मेरे बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं। बहुत जबरदस्त नोट्स हैं, आप इनको जरूर मंगवाना साथियों। और ये सेकंड ग्रेड की जो है काव्य शास्त्र और हिंदी की शिक्षण विधियां सेकंड ग्रेड की, ये प्रिंटेड हैं, आप लोगों को बहुत प्यारी मिलेगी। और आप खुद कहोगे इनको आपके जब घर पे पहुंचेगी कि यार सर मजा आ गया, इससे बाहर ही शायद कोई जाएगा। इसी तरह से साथियों यहाँ पर ये ग्रामर के नोट्स में है, हिंदी सामान्य व्याकरण के नोट्स हैं, ये भी पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं देखिए। तो मित्रों जो भी आपको मंगवाना है ना वह आप जल्दी से मंगवाइए, ऑर्डर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं। अगर साथियों आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज के लिए भी मैं आपको बताता हूं, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो इस तरह से केओसी कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। केओसी कोटा ऑनलाइन क्लासेस को ऐप को डाउनलोड करके आपको इसके ऊपर जाना है, ठीक है। इसके ऊपर गए तो इस तरह से ये ऐप खुलेगा। ऐप खुलने के बाद में फिर आपको यहाँ पर स्टोर पर जाना है, ठीक है। स्टोर पर आप गए, स्टोर पर जाने के बाद में सारे के सारे जो है यहाँ पर सारे कोर्स आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। स्टोर पे जाना है, देखो अभी थोड़ा सा नेट स्लो आ रहा है तो देखिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। स्टोर पे गए तो यहाँ पर नीचे जब आप जाओगे तो परिणाम के नाम से कोर्स आएगा, ये सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है साथियों। परिणाम के नाम से सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, और ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। अब इसमें ऐसा नहीं कि टॉपिक वाइज ही टेस्ट है, इसमें साथियों माइनर टेस्ट भी है और मेजर टेस्ट भी है। माइनर टेस्ट 150 ही क्वेश्चन है और मेजर टेस्ट में भी 150 क्वेश्चन है। तो इसलिए याद रखना साथियों, टॉपिक वाइज के साथ साथ फिर इसमें 150 क्वेश्चन वाले भी प्रश्न पत्र है। हिंदी की शिक्षण विधियों के सबके टेस्ट हैं साथियों, बहुत जबरदस्त है। और 250 रुपए में आप लोगों तक ये पहुंचेगी। मैं आपको बता देता हूं इसमें, देखिए जब हम यहां पर जाएंगे तो मित्रों इसमें देखो आप 1 साल के लिए आपको इसकी वैलिडिटी मिलेगी। और ये बात ध्यान रखना साथियों, टेस्ट जो है सारा का सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर बताएगा। देखो मित्रों बहुत तगड़े हैं भाई,
अब आरपीएस से सेकंड ग्रेड जैसे हम लोग फाइल में गए तो आरपीएस से सेकंड ग्रेड टेस्ट यानी कि 85 तो इसमें टेस्ट हैं। कितने? 85 टेस्ट है साथियों, 85। उसके बाद में फिर वीडियो तो मैंने अभी डाले नहीं, वो तो ऐसे डाल दिए थे, और पीडीएफ वगैरह सब कुछ इसमें दी हुई है साथियों। देखो हिंदी साहित्य के टेस्ट इस तरह से सारे के सारे टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे आपको। और साथियों मैं आपको ये भी बता दूं, टॉपिक वाइज के साथ साथ फुल जो है सिलेबस के टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं मित्रों, तो इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद में स्टोर पे गए, अब खुल जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये खुल नहीं रहा, खुल जाएगा, आप खोलना इसको, ये देखो खुल गया। अब ये सेकंड ग्रेड का स्पेशल कोर्स है, सेकंड ग्रेड हिंदी स्पेशल कोर्स की विशेषता, संपूर्ण हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम में शामिल, देखो साथियों पाठ्यक्रम में शामिल संपूर्ण रचनाएं, प्रवेश पेपर का हल, परीक्षा पेपर पर आधारित टेस्ट, हिंदी शिक्षण विधियां, सब कुछ है साथियों इसके अंतर्गत। आपको वीडियो भी मिलेंगे, आपको टेस्ट भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, सब मिलेगी इसके अंतर्गत। तो ये सेकंड ग्रेड का टेस्ट, सेकंड ग्रेड का स्पेशल कोर्स है, 1100 रुपए में है। और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का स्पेशल कोर्स है, ये 1000 रुपए में है, ये देख लीजिए आप। ये टारगेट टेस्ट सीरीज है साथियों, टारगेट टेस्ट सीरीज बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज है, 147 रुपए में ही आप लोगों को मिल रही है। तो टारगेट टेस्ट सीरीज में रोज जो है टेस्ट डलते हैं, और अभी ये टेस्ट डलते रहेंगे, जब ये पेपर होगा ना अभी यहाँ पर, इसमें टेस्ट डलते रहेंगे आज 7 तारीख या 8 तारीख तक। ये श्रोतम ये तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये आरंभ के नाम से साथियों, सेकंड ग्रेड के आरंभ नाम से हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज है साथियों। अनुशासन के नाम से ये फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, पहले पेपर की। और इसी तरह से ये मनोविज्ञान के 1500 क्वेश्चन है, कितने? 1500 क्वेश्चन है मनोविज्ञान के साथियों, सेकंड ग्रेड के 1500 क्वेश्चन मनोविज्ञान के, जबरदस्त क्वेश्चन है, मात्र 51 रुपए में आपको मिल रहे हैं। और इसी तरह से ये 1500 क्वेश्चन जो है रीट और प्री के लिए है। ये हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज है, मात्र केवल हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज ही लेनी है तो ये हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपको 48 रुपए में दी जा रही है साथियों। ये काव्य शास्त्र वाली है साथियों। इस तरह से आपको पूरा, अब फिर व्यू ऑल कोर्स के ऊपर जाना है तो आपको सारे ही कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी आपको लेना है, परचेज करना है साथियों, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जिसको भी आप लेना चाहते हैं, जैसे मनोविज्ञान के नोट्स पे आप गए, फिर यहाँ पर जो है बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और आपका पेमेंट शो हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से साथियों इनको ज्वाइन कीजिए, अच्छा लगेगा। और मित्रों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको नोट्स के बारे में बता दिया मैंने, ऐप के बारे में, ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, या प्ले स्टोर पर जाकर के केओसी कोटा ऑनलाइन क्लासेस लिख करके डाउनलोड कर लेना साथियों। नोट्स अगर मंगवाने तो जरूर आप बताइएगा। ब्रह्मास्त्र नोट्स जो वन लाइनर हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र के, उनको जरूर आप मंगवाइए, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स हैं साथियों, ठीक है। और इस तरह से मैं पैकिंग कर रहा हूं, ये देखो मैं आपको बता भी देता हूं साथियों, ये इस तरह से जो है ना पैकिंग करके जाते हैं, ये पैकिंग होकर के जाते हैं, ये बहुत से स्टूडेंट को पैक होकर के जा रहे हैं साथियों, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, बाकी आपकी इच्छाएं, आपको क्या करना है क्या नहीं। हम डेली जो है पढ़ ही रहे हैं, रचनाओं से संबंधित जितने भी हैं, रचनाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों, डेली एक रचना के क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ पर आएंगे, ठीक है साथियों। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।